धर्मेंद्र सिंह गौर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह। आप सभी को नमस्कार। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम अर्थशास्त्र कक्षा 10वीं के चौथे पाठ वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले वैश्वीकरण। तो आज पूरा विश्व एक परिवार रहा है और वैसे अपने देश की नीति तो शुरू से ही रही है वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि अपने वेदों में ही लिखा है कि वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व हमारा परिवार है। लेकिन यह व्यवस्था बाद में पूरे भारत में फेमस हुई। वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण का अर्थ अपने देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना। तो मतलब अपने देश की अर्थव्यवस्था, हर देश की अपनी अर्थव्यवस्था होती है और वो जब पूरे देश में एक व्यापार होता है तो वो उस व्यवस्था के साथ जुड़ जाता है और इसी को वैश्वीकरण कहा जाता है। वैसे आपको बताते चलें कि भारत में वैश्वीकरण की नीति शुरुआत में सबसे पहले पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी 1991 में। उस समय के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने। उन्होंने भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत की। उन्होंने एक वो किया था, एक नीति लाई थी जो थी एलपीजी। एलपीजी का मतलब होता है, एल का मतलब उदारीकरण, पी का मतलब निजीकरण और जी का मतलब वैश्वीकरण। तो ये नीति 1991 में मनमोहन सिंह सरकार द्वारा लाई गई थी, क्योंकि उस समय भारत में विदेशों से मुद्रा प्राप्त करने का कोई साधन नहीं बचा था और भारत के पास सिर्फ विदेशी व्यापार करने के लिए 7 दिन के लिए मुद्रा बची थी। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। उन्होंने वैश्वीकरण की नीति को अपनाया और उन्होंने इस नीति को आगे भी बढ़ाया। अब है वैश्वीकरण उदारीकरण। तो उदारीकरण का अर्थ सरकार द्वारा देशों के बीच व्यापारिक प्रतिबंधों को हटाना। तो व्यापारिक प्रतिबंध क्या है? व्यापार में जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं उनको हटाना, ये उदारीकरण कहलाता है। तो उदारीकरण भारत में मनमोहन सिंह ने लाए। सबसे पहले हमने अभी बताया है कि 1991 में मनमोहन सिंह द्वारा उदारीकरण की नींव रखी गई। उदारीकरण का अर्थ है अपनी मुद्रा को घटाना, जबरदस्ती घटाना। जैसे पहले $1 40 रुपये का हुआ करता था, लेकिन उदारीकरण के द्वारा $1 को 45 रुपये में कर दिया गया कि आप $1 लाइए और 45 रुपया ले जाइए। पहले ₹1 40 रुपया बराबर $1 था और बाद में उन्होंने $1 45 रुपये का कर दिया, जिससे भारत में बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आईं। तो पहले बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसी कंपनियों को कहते हैं जो दूसरे देशों से व्यापार के लिए अपनी शाखाएं स्थापित करती हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी कंपनियों को कहते हैं जो दूसरे देशों के लिए अपनी शाखाएं स्थापित करती हैं। और उस समय अपने देश में फोर्ड नामक एक कंपनी आई जिसका वर्णन है। तो फोर्ड कंपनी आने पर फोर्ड ने भारत में 500 करोड़ का व्यापार किया, जो एक अमेरिका की कंपनी थी। और वो आने के बाद भारत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करने के तरीके। नंबर 1, स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करना। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को अतिरिक्त निवेशक, धन, उत्पादन और नवीनतम प्रौद्योगिकी भी प्राप्त हो जाती है। तो इसका अर्थ क्या है? स्थानीय जो कंपनियां हैं वो छोटी छोटी हैं, तो उनसे जो माल उत्पन्न होता है उसको पूरे विश्व में व्यापार करना। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी हो, बहुराष्ट्रीय का मतलब होता है, एक राष्ट्रीय का मतलब होता है एक देश में व्यापार करना और बहु का मतलब होता है अनेक देशों में व्यापार करना। उसके द्वारा अनेक देशों में स्थानीय कंपनियों से माल खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार अन्य देशों में करना। जैसे
कि आज भारत में कोई वस्तु बन रही है तो उसको विभिन्न देशों में बेचा जा रहा है। इसके अलावा छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देना, तो छोटे उत्पादक जो किसान हैं, गरीब हैं, छोटे व्यापारी हैं, कुछ काम करते हैं, इनके उत्पादन का ऑर्डर देना है। स्थानीय कंपनियों की साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों के निकट प्रतिस्पर्धा करके और उन्हें खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही हैं, जिससे दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन संबंधित हो रहा है। अब है विदेशी व्यापार का एकीकरण। इसमें नंबर 1 पर एक देश का दूसरे देशों के साथ वस्तुओं व सेवाओं का आयात व निर्यात। तो एक देश आयात का मतलब होता है माल को आयात करना और निर्यात का मतलब होता है बेचना। तो जब एक देश में माल खरीदकर अन्य देशों से माल खरीदकर एक देश में बनाया जाता है उसे और अन्य देशों में बेचा जाता है तो उसे आयात और निर्यात कहते हैं। आज पूरी दुनिया ये चाहती है कि हमारा आयात ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और वो निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और आयात घटे। तो इसी के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां जरूरी है। अब नंबर 2, वस्तुओं का एक बाजार दूसरे बाजार में आवागमन होता है। तो एक वस्तुओं का जो एक बाजार है उससे दूसरे बाजार में वस्तुओं का आवागमन होता है। नंबर 3, बाजार में वस्तुओं के विकल्प दूसरे बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। तो वस्तुएं जब ज़्यादा मात्रा में होती हैं तो सामान सस्ता और सुलभ हो जाता है। इसके अलावा है अगला नंबर, 2 बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य समान होने लगता है। 2 बाजार हैं कोई भी विश्व के, उसमें वस्तुओं का मूल्य समान होने लगता है। अगला नंबर है 2 देशों के उत्पादक एक दूसरे से दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। एक दूसरे से दूर हैं फिर भी प्रतिस्पर्धा कंपनियों द्वारा होता है। तो इस प्रकार व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। तो ये भारत में 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी, जैसा मैंने पहले बताया है। फिर व्यापार अवरोधक और इनका महत्व। वे नियम जो कानून जो देशों में आयात निर्यात पर अंकुश लगाते हैं, ये अवरोधक का काम करते हैं। अवरोधक नंबर 2, सरकार व्यापार अवरोधक पर प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती करने में तथा देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयात होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए कहती हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि भारत ने FDI को मंजूरी दी, 49% FDI है और ये भी 1991 की ही देन है। भारत ने 49% की FDI का मतलब क्या है कि 49 पैसा विदेशी कंपनी लगाएगी और 51% भारतीय कंपनी लगाएगी। तो ये है। अब है विशेष आर्थिक क्षेत्र। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा विदेशों में विदेशी निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना जहां विश्व स्तरीय सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध हों। भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव। अब भारत में इसके क्या क्या प्रभाव पड़े इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। तो नंबर 1, स्थानीय एवं विदेशी उत्पादकों के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा से उपयोग को लाभ होगा, उपभोक्ताओं को लाभ होगा। उपभोक्ताओं को कैसा लाभ होगा कि जब प्रतिस्पर्धा ज़्यादा मात्रा में हुई तो उससे लाभ ही लाभ होगा। कैसे कि सामान जब ज़्यादा मात्रा में होगा, जैसे खरीदार बेचने वाले ज़्यादा हों मार्केट में और खरीदार हों उतने ही, तो उससे क्या होता है माल सस्ती दरों में उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा नंबर 2, उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं और अब उनके उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। नंबर 3, विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। नंबर 4, उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। नंबर 5, शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई हैं और इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश कर अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया है।
बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभारने के योग्य बनाया है। अगला नंबर और आखिरी नंबर, सेवा प्रदाता कंपनियां विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसर का सृजन किया है। तो इस प्रकार ये है विदेशी व्यापार। आज भारत में बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं और कई भारतीय कंपनियां हैं जो इसका उत्पादन कर रही हैं। इनमें से मुख्य नाम आता है, जैसे आज भारत में कई कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां काम कर रही हैं। जैसे आपने टाटा का नाम सुना होगा, अंबानी का नाम सुना होगा। तो ये सारे वैश्वीकरण के मुख्य उदाहरण हैं। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।